हमारे चैनल एजू किरण में। और इसके पहले आप लोग बैंक के बारे में पढ़े थे और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग शब्दावलियों के बारे में। तो बैंकिंग शब्दावली में कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे कि बैंकिंग शब्दावलियों में क्या क्या चीजें आती है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा है रेपो रेट। अक्सर समाचार पत्रों में या टीवी में यह हमेशा आते रहता है, समसामयिक विषय है रेपो रेट। तो इसको हम देखेंगे। बैंकों के द्वारा जब आरबीआई से ऋण लेना पड़ता है और आरबीआई उस ऋण पर एक निश्चित दर से ब्याज वसूलता है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। फिर से देखिए, बैंकों के द्वारा जब आरबीआई से ऋण लेना पड़ता है तो आरबीआई उस ऋण पर एक निश्चित दर से ब्याज वसूलता है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। बैंक जो है वो आरबीआई के द्वारा ही ऋण प्राप्त करते हैं और उसी ऋण पर जब आरबीआई एक निश्चित ब्याज वसूलता है उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव देखिए। रेपो रेट कम होने पर बैंक के ग्राहकों को सस्ता कर्ज और रेपो रेट बढ़ने पर महंगा कर्ज बैंक प्रदान करते हैं। सिंपल सी बात है, आरबीआई जितना ज्यादा ब्याज वसूलेगा, ब्याज ज्यादा वसूलता है तो बैंक जो है ग्राहकों को महंगा कर्ज देंगे, और अगर कम ब्याज वसूलता है तो ग्राहकों को बैंक सस्ता कर्ज उपलब्ध कराएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे रिवर्स रेपो रेट। इसी का जस्ट विपरीत है रिवर्स रेपो रेट। यह रेपो रेट के विपरीत होता है। जब बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद एक बड़ी रकम बच जाती है तो आरबीआई के पास रख देते हैं, तो आरबीआई इस रकम पर ब्याज प्रदान करती है। इसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। बैंकों में दिन भर कामकाज होता है और कामकाज होने के बाद जब कोई राशि बच जाती है तो बैंक उसको आरबीआई के पास रख देते हैं, और आरबीआई के पास जब रखते हैं तो आरबीआई उन्हें कुछ ब्याज प्रदान करता है और उसी ब्याज को हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक, इसका प्रभाव देखेंगे। जब बाजार में नकदी की मात्रा बढ़ जाती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम आरबीआई के पास जमा करे। इससे बैंकों को बाजार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाएगी। जब बाजार में ज्यादा मात्रा में नकदी हो जाती है तो आरबीआई ब्याज की दर बढ़ा देता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से बैंक ज्यादा कमाने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा राशि को आरबीआई के पास रखते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, बैंकों में नकदी की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि बाजार में अनुपात बना रहता है। इसी को हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। इसी को बोलते हैं CRR। CRR बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। जितनी भी बैंकें खुलती है या किसी भी बैंक का रजिस्ट्रेशन या नए बैंक का नामांकन होता है तो आरबीआई रूल के अनुसार बैंकों को एक निश्चित जमा राशि आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। इससे क्या होता है, इसका प्रभाव देखिए। यदि किसी वक्त बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं के रकम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसा चुकाने से मना न कर सके। ऐसा इसलिए करता है, आरबीआई अपने पास एक निश्चित अनुपात में पैसा रखवा लेता है ताकि मान लीजिए किसी दिन ज्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़े और बैंक में पैसा ना हो और इस वजह से ग्राहक खाली हाथ ना लौटे, तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR या नकद आरक्षित अनुपात। ठीक, इसके बाद इसका प्रभाव हम लोग देख लिए। प्रभाव में जब किसी बैंक में ग्राहकों की लेन देन की मात्रा बढ़ जाती है या पैसा ज्यादा मात्रा में निकालना हो तो बैंक मना न कर सके, ग्राहक वापस ना लौटे, इसलिए
आरबीआई एक निश्चित धनराशि अपने पास जमा कर लेती है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे SLR, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बारे में देखिए, जिस रेट पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखती है उसे SLR कहते हैं। बैंकें जो है जब अपना पैसा सरकार के पास रखती है तो जो उस पर ब्याज दर मिलता है उसी को हम लोग SLR कहते हैं। ठीक, SLR कहते हैं, नकदी को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो सरकार उनसे कुछ पैसा ले लेती है और बदले में उसको एक निश्चित ब्याज प्रदान करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात या SLR के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको नकदी को नियंत्रित करने के लिए SLR का इस्तेमाल सरकार करती है, सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है बैंक रेट। जब कोई बैंक आरबीआई से दीर्घावधि ऋण जिस दर पर प्राप्त करता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर को समझिए, कई प्रकार के लोन होते हैं, दीर्घावधि, मध्यावधि और अल्पावधि। अभी इसके आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब दीर्घावधि लोन जो होता है, जब कोई बैंक आरबीआई से प्राप्त करता है तो उसे हम बैंक दर कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, जब कोई बैंक आरबीआई से दीर्घावधि ऋण जिस दर पर प्राप्त करता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे ऋण। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ऋणों को, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दीर्घावधि ऋण। दीर्घावधि ऋण का जो समय काल होता है वो 5 वर्ष से अधिक होता है। जिस ऋण को हम लोग 5 वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त करते हैं उसको हम दीर्घावधि ऋण कहते हैं। इसके बाद आता है मध्यावधि ऋण। मध्यावधि ऋण का समय काल जो होता है 15 माह से 5 वर्ष तक। जिस ऋण को हम 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लिए प्राप्त करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मध्यावधि ऋण। और अल्पावधि ऋण जो होता है वो 15 माह से कम का होता है। यानी कि दीर्घावधि ऋण 5 से अधिक और मध्यावधि ऋण 15 से 5 वर्ष तक और अल्पावधि ऋण जो होगा वो 15 से कम, 15 माह से कम। ध्यान रखिएगा 15 माह है। ठीक है, तो ये हमारा बैंकिंग शब्दावली कई अन्य प्रकार की है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थी उसी को हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे की क्लास में हम लोग योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।